दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, अब हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता और नेट सेट हिंदी की साहित्यिक यात्रा पे चल रहे हैं। और आज साहित्यिक यात्रा में साहित्य की दूसरी क्लास है अपनी, हिंदी साहित्यिक इतिहास के प्रमुख लेखक के ग्रंथ। अब इन प्रमुख लेखक के ग्रंथ में कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उनका विश्लेषण करेंगे अपन। और बिल्कुल इस वीडियो में आपको शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से बन सकते हैं वो मिलने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख लेखक एवं ग्रंथ हैं, उनमें से कहाँ से प्रश्न पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो देखिए। देखो, हिंदी साहित्य इतिहास का जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का खंड द्वितीय स्नातक स्तर है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत पहले के वीडियो में मैंने प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं, प्रथम कौन सा है, हिंदी का कौन सा, उसको बताया था। इसमें अपन एक एक ग्रंथ को लेकर कहाँ से इसमें से प्रश्न बन सकते हैं उस पर विशेष अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये ताशी द्वारा लिखी गई फ्रेंच भाषा में ग्रंथ है, लेकिन हिंदी के और उर्दू में इसका संकलन या अनुवाद किसने किया था उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखो, पहला क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास का जो सर्वप्रथम ग्रंथ लिखने वाले हैं वो है गारसा द ताशी। गारसा द ताशी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम व महत्वपूर्ण प्रयास था, इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। जिसे भारतीय, अब इस इतिहास को लिखने से भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की एक प्रेरणा मिली थी, इसलिए गारसा द ताशी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब हालांकि ये ग्रंथ इन्होंने जो लिखा वो कौन सी भाषा में था, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें, फ्रेंच भाषा के अंतर्गत इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखा था, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। इनकी रचना का नाम क्या है वो आपको हमेशा याद रखना, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये इनकी रचना का नाम है, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैंने रचना का नाम, ठीक है, सन और प्रकाशक लिख दिया है। इन पर अपन अब विशेष विश्लेषण करने वाले, ठीक है। तो देखिए, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक किसकी है पहला पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना गारसा द ताशी की। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम व महत्वपूर्ण इतिहास लेखक है ये, और इनके द्वारा ही इतिहास ग्रंथ लिखने से हिंदी साहित्य के जो विद्वान थे उन्हें इतिहास लिखने की, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की एक अच्छी प्रेरणा मिली थी, ठीक है। अब इसका कई बार क्या होता है, व्याख्या पूछी जाती है कि इस्तवार का मतलब क्या होता है, लिटरेचर का मतलब क्या है, और हिंदुई व हिंदुस्तानी का मतलब क्या है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो उसका थोड़ा सा विश्लेषण आप देख लो, ठीक है। इस्तवार का मतलब क्या है, इतिहास, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इतिहास, इसे आप जरूर ध्यान रखें। इस्तवार वार का मतलब क्या है, इतिहास, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो एंदुई, लिटरेचर का तो साहित्य हो गया, लिटरेचर या साहित्य, ये हो गया लिटरेचर या साहित्य, ठीक है, ये साहित्य हो गया या लिटरेचर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, एंदुई इंपॉर्टेंट, यहां से कई बार प्रश्न बनता है। एंदुई जो गारसा द ताशी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें उसकी रचना में एंदुई शब्द आया हुआ है। तो एंदुई शब्द का क्या मतलब है, क्या शाब्दिक अर्थ है, तो उसे आप जरूर ध्यान रखें। एंदुई का मतलब है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। तो यह एंदुई का क्या मतलब है ये जरूर आप ध्यान रखें, क्या है, हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, बोली जाने वाली कौन सी भाषा, हिंदी। ये उसको गारसा द ताशी ने क्या कहा है, एंदुई, ये याद रखें। एंदुई का मतलब है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली जो हिंदी है, उसे गारसा द ताशी ने एंदुई कहा है। अब आगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी क्या है, मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। तो हिंदुस्तानी का मतलब है मुसलमानों द्वारा, पहला तो जो उस समय के जो मुसलमान विद्वान थे उनके द्वारा जो उर्दू मिश्रित हिंदी बोली जाती थी, मुसलमानों द्वारा उर्दू मिश्रित, ये याद रखें आप, उर्दू मिश्रित। अब उर्दू मिश्रित क्या थी, ये हिंदी, उसे क्या कहा जाता था, ये जो उर्दू मिश्रित हिंदी थी उसे
उसे कहा जाता था हिंदुस्तानी। ये ध्यान रखें। यहाँ से महत्वपूर्ण इस रचना में से ये दो प्रश्न मेरे को नजर आ रहे हैं। हिंदुई का मतलब क्या है? हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। इस्तवार का मतलब है इतिहास, और हिंदुस्तानी का मतलब है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित जो हिंदी है उसे हिंदुस्तानी कहा जाता है। समझ में आ गया? अब अपन रचना काल में कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। इसको अच्छी तरह से आप देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब आगे थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। इस वीडियो का अगर आपने ध्यान से देख लिया तो प्रत्येक साहित्य इतिहास के जो ग्रंथ और लेखक है वहां से कहां से प्रश्न बनेंगे वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो रचना काल क्या है? रचना काल है एस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का रचना काल, जैसा कि बताया गया है 1839। इसे जरूर याद रखें। कई बार सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि ताशी की पुस्तक का रचना काल क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 1839। ठीक है, अब इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो विशेष जो नेट सेट या कॉलेज व्याख्याता के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं तो वो इसको 1839 का एक विशेष विश्लेषण किया जाए तो वो क्या देखो। सबसे पहले तो ये जो रचना है, ये जो पुस्तक है, ये 5 भागों में 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिखते हैं, आप अलग पेन से थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो रचना है इसके क्या थे तो ध्यान रखना है 5 भाग थे। क्या थे? 5 भागों में 5 भाग थे इसके। ठीक है, और सॉरी वापस देख लीजिए, 5 भाग। ठीक है, और ये 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे। ये याद रखें, 2 संस्करणों में ये याद रखें। इस रचना के 5 भाग हुए और वो 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे। अब इनका विशेष विश्लेषण कर देते हैं अपन 1839 से ही। अब जो 2 संस्करण है उसमें पहला संस्करण और दूसरा संस्करण उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, 5 सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये रचना 5 भाग और 2 संस्करण में प्रकाशित हुई। प्रथम संस्करण जो है, प्रथम संस्करण वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। ये ध्यान रखें, ये जो पहला संस्करण है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में हुआ था? 2 भागों में। ये याद रखें, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। अब 2 भाग में प्रकाशित कब हुआ था तो ये आप जरूर ध्यान रखें। एक तो यही 1839 में, ठीक है, और जो दूसरा संस्करण है वो 1847 में हुआ था। ठीक है, तो 2 भाग कौन कौन से हुए इसके ये ध्यान रखें। एक तो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था और दूसरा है वो 1847 ईस्वी में। ये ईस्वी है, ध्यान रखें आप। ठीक है, ये दोनों ईस्वी है। तो ये हो गया, मैंने कहा 5 भाग 2 संस्करणों में। अब ये 2 संस्करण मैंने बता दिए। पहला संस्करण 2 भागों में 1839 और 1847 में प्रकाशित हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा संस्करण है वो 3 भागों में। ये याद रखें आप, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न बनता है। ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, 3 भागों में। अब ये 3 भाग कौन कौन से, इसको भी अच्छी तरह से देख ले कब कब प्रकाशित हुए। ठीक है, अब ये देखो दूसरा संस्करण है वो 3 भागों से प्रकाशित हुआ था। इसमें पहला और दूसरा है वो 1870 में। ये याद रखें आप, पहला और ये दूसरा है, ये दोनों कब हुए थे तो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ध्यान रखना, विशेष विश्लेषण कर रहे हैं अपन जहां से प्रश्न बनने के चांस है। चाहे अपन को 2 या 3 साहित्य इतिहास के लेखक क्यों न करना पड़े। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 3 ही लेंगे, लेकिन पूरा विश्लेषण करेंगे, कहीं से भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे अपन। ठीक है, तो ये 3 भागों में हुआ, उसमें पहला और दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था 1870 में, याद रखना है। और जो तीसरा भाग है उसे ध्यान रखें, वो हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। ये हो गए 5 ही भाग जैसा नजर आ रहा है आपको। तो मैंने कहा है गार्सा द ताशी जो फ्रेंच विद्वान थे, इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम व महत्वपूर्ण प्रयास किया था, जिससे भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की एक प्रेरणा मिली थी। ठीक है, अब ये प्रकाशन 5 भागों में 2 संस्करण में, 5 भाग है इस रचना के और ये 2 संस्करण में प्रकाशित हुआ है। प्रथम संस्करण 2 भागों में जो 1839 और 1847, और दूसरा है संस्करण वो 3 भागों में है, तो उसमें से पहला और दूसरा 1870 में हो गया। और
जो तीसरा है वो कब हो गया, 1871 में हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी भाषा मैंने लिख ली, ठीक है। अब जो इंपोर्टेंट बनता है वो ध्यान रखना, प्रकाशक कौन है, तो ध्यान रखना ओरिएंट ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने इस रचना को प्रकाशित किया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, जहां से प्रश्न बढ़ेगा इस्तवार दला लित्र हिंदुस्तानी में से, ठीक है। वो क्या बनेगा कि भाषा कौन सी है, तो मैंने बता दिया इसकी भाषा है, अगर फ्रेंच विद्वान है तो भाषा फ्रेंच होगी। कैसी भाषा होगी, फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। अब इंपोर्टेंट इस रचना को जहां से प्रश्न बनते हैं, मैं चाहता हूं मेरे विद्यार्थी उस प्रश्न को गलत ना करें, ठीक है। तो जो इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है वो 1 नंबर यहां से ये बनेगा कि इसका अनुवाद, उर्दू अनुवाद किसने किया था, तो आप ध्यान रखें, ठीक है। 1948 में दिल्ली के एक मौलवी, ये सन याद रखें आप, 1948 ईस्वी, बिल्कुल 1948 ईस्वी, ये याद रखें। 1948 नहीं, 1948 नहीं है, यहां पर क्या है, 1848 है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये मैंने इसीलिए आपको कहा था कि सन क्या है, 1848, ये ध्यान रखें। 1848 याद हो जाएगा, हो गया होगा, 1848 ईस्वी, ठीक है। 1848 ईस्वी में एक मौलवी है जिनका नाम है, दिल्ली के एक मौलवी है, ठीक है। ये दिल्ली के एक मौलवी, ये ध्यान रखें, ये दिल्ली के मौलवी है, ध्यान रखना, जिसका नाम मैं बता देता हूं आपको, करीमुद्दीन। क्या नाम है, दिल्ली के मौलवी है करीमुद्दीन, ध्यान रखना, करीमुद्दीन इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आता है यहां से। करीमुद्दीन दिल्ली के एक मौलवी है करीमुद्दीन ने वाई.एफ. फैलन, ये प्रश्न कई बार बढ़ता है, वाई.एफ. फैलन, करीमुद्दीन ने, ये ध्यान रखना, एक और नाम है वाई.एफ. और फैलन, ये याद रखना, आप फैलन भी याद रख सकते हो, वाई.एफ. फैलन, करीमुद्दीन ने, वाई.एफ. फैलन है, इनके सहयोग से, वाई.एफ. फैलन के सहयोग से ये प्रश्न जरूर बनेगा, इस बार बढ़ने के चांस है। तो ध्यान रखना, ये जो रचना है उसका उर्दू में अनुवाद किया था, किस नाम से किया था वो भी मैं बता दूंगा। तो दिल्ली के एक मौलवी है, 1848 सन याद रखें, दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने वाई.एफ. फैलन के सहयोग से इसका उर्दू में अनुवाद हुआ था। किसमें हुआ था, उर्दू में अनुवाद किसका हुआ था, ये ध्यान रखें, इस्तवार दला हिंदुस्तानी का उर्दू में मोस्ट इंपोर्टेंट, उर्दू में अनुवाद किसने किया था, प्रश्न आ जाए तो मौलवी, दिल्ली के मौलवी है करीमुद्दीन ने किया था, वाई.एफ. फैलन के सहयोग से किया था, ठीक है, वाई.एफ. फैलन के सहयोग से किया था, उर्दू में अनुवाद किया था। अब इसने जो उर्दू में अनुवाद किया था 1848 में, तो उस उर्दू अनुवाद का नाम क्या है, तो ध्यान रखा, तबकात उ शौरा, उसका नाम है तबकात उ शूरा, तबकात उ शूरा, नाम बिल्कुल अटपटा है, ये ध्यान रखें, उर्दू में अनुवाद हुआ है इसका, इस्तवार दला लित्र हिंदुस्तानी का, ठीक है। किसमें हुआ, तबकात उ शूरा किसमें हुआ, उर्दू में। इसको कई बार क्या तजकिरा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तजकिरा, तजकिरा ए शूरा भी कहा जाता है, ध्यान रखना, तजकिरा ए शूरा भी इसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। 1848 में, ठीक है, इस रचना का दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने एफ.एल. फैलन के सहयोग से उर्दू में अनुवाद किया था, जिसका नाम रखा था तजकिरा शूरा, ठीक है। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है कि इन्होंने उर्दू में अनुवाद किया था, ठीक है, उसमें कवि कितने माने हैं, तो ध्यान रखना 1004 कवि माने, कितने माने हैं, 1004 कवियों का उर्दू अनुवाद में कितने कवि थे, कई बार प्रश्न बन सकता है, तो कितने थे, 1004 कवि थे, उसमें से 60 हिंदी के हैं, उसमें से हिंदी के कितने हैं, तो मात्र 60 कवि है या लेखक है, कवि या लेखक है वो किसके है, हिंदी के, कवि या लेखक है वो हिंदी के, ये याद रखना, ठीक है। मतलब पहले पुस्तक में से कहां से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं सारा करूंगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर गारसद ताशी जो मूल ग्रंथ है उसमें कितने कवियों का या हिंदी के लेखकों का विवेचन है, तो आप ध्यान रखना 738 का, ये भी याद रख ले आप, इसमें
738 कवि है, ठीक है। कुल उसमें से हिंदी के कितने, ये ध्यान रखना, अलग अलग टोटल इन्होंने लिए थे 738 कवि या लेखक, उसमें से हिंदी के कितने हैं तो ध्यान रखना 72। मूल ग्रंथ में 72 जो कवि है वो हिंदी के हैं, ये ध्यान रखना। 72 कवि है, 738 में से वो हिंदी के हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां से कहां से प्रश्न बन सकता है वो मैंने काफी बताने की चेष्टा की है। तो मूल ग्रंथ है गारसा दे ताशी, उस फ्रेंच भाषा में है, उसमें कुल कितने कवि है तो आपको ध्यान रखना 738 है, उसमें से 72 हिंदी कवियों का विवेचन उस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। 1848 ईस्वी में दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने उर्दू में इसका अनुवाद किया था, ठीक है, और उसका नाम तबकातु सूरा या तज़किरा शुहरा नाम दिया था। इसके अंतर्गत 1004 कवियों को लिया है और 60 कवि या लेखक इसके हिंदी में, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े तो देखो आगे एक और, ये तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा देख लीजिए, यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा मैंने कहा था, ठीक है, ये तो हो गया। अब इस रचना का हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है। अब हिंदी में अनुवाद किसने किया है तो वो जरूर आप याद रखें 1953 में, ये याद रखें 1953 ईस्वी में, ठीक है। 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर, ये याद रखें लक्ष्मी सागर, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये याद रखें, ठीक है। 1953 सन जरूर याद रखें, 1953 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, अच्छी तरह से देख ले आप, वार्ष्णेय ने इसका हिंदी में अनुवाद किया, इस पुस्तक का क्या किया, हिंदी में अनुवाद किया, ये याद रखें, हिंदी में अनुवाद। तो आएगा हिंदी में अनुवाद किसने किया, प्रश्न बनेगा तो आपका प्रश्न होना चाहिए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था और इसका नाम क्या है तो हिंदुई साहित्य का इतिहास, क्या हो जाएगा, इसका नाम रखा था हिंदुई, इस रचना का नाम रखा हिंदुई साहित्य का इतिहास। बस यहां से प्रश्न बनने के चांस अभी बताऊंगा, ठीक है। पहला तो उर्दू में हो गया था, अब यहां पर देखो इसका नाम क्या रखा था, अच्छी तरह से आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्या नाम रखा था, हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से प्रकाशन हुआ था इसका, ठीक है। अब अगर प्रकाशन पूछ लिया जाए तो किससे हुआ था, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से, किससे, ये थोड़ा सा लिख दीजिए, इस रचना का प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशन। बस यहां से ये प्रश्न बनने के बहुत चांस है। अब ठीक है, जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 में, याद रखना, हिंदी में अनुवाद किया था, उसका ग्रंथ का नाम क्या था, हिंदू साहित्य का इतिहास, हिंदी नहीं, हिंदू साहित्य का इतिहास, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये प्रकाशन कहां से हुआ तो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ था। अब एक और प्रश्न बनता है, वो क्या बनेगा तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि जो इन्होंने लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद किया था उसमें इन्होंने कितने कवि लिए थे तो 358 कवियों को लिया था इन्होंने। कितने लिया था, 358 कवि लिए थे इन्होंने, ये भी जरूर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 358 में से आप कहोगे सर हिंदी के कितने हैं तो ध्यान रखना 220 हिंदी के कवि थे। कितने थे, 220 थे, वो हिंदी के कवि थे, 220 हिंदी कवि थे, इसके अंतर्गत 220 हिंदी कवि थे, ठीक है। यानी इस ग्रंथ के अंतर्गत कितने कवि थे, 358, ये ध्यान रखें, 358 थे और इसके अंतर्गत 220 हिंदी के कवि थे, ठीक है। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, ठीक है ना। अनुवाद हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से कब हुआ था, 1953 में। समझ में आ गया। अब यहां से जो इस्तवार दला हिंदुस्तानी, ठीक है, जो 1839 ईस्वी में
5 भाग 2 संस्करण में मैंने बता दिया, प्रकाशित हुई थी, फ्रेंच भाषा में। अब यहाँ से 1-2 प्रश्न और बनते हैं। वो क्या बनते हैं? वो कई बार प्रश्न बनता है कि जो गार्सदत्तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें प्रथम कवि व अंतिम कवि कौन थे? तो ध्यान रखना, प्रथम कवि, इस रचना में प्रथम कवि कौन थे? तो याद रखना आप, प्रथम कवि अंगद को माना है। किसको माना है? अंगद को। प्रथम कवि कौन है? अंगद। और अंतिम कवि कौन थे? तो ध्यान रखना, अंतिम कवि, ये तो प्रथम कवि हो गए, और अंतिम कवि कौन थे ये भी ध्यान रखना है। अंतिम कवि कौन थे? तो अंतिम कवि ध्यान रखना, हेमंत पंत। हेमंत पंत ये अंतिम कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा एक बार अच्छी तरह से इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब मूल ग्रंथ में कितने कवि थे? तो ध्यान रखना 738 मैंने बता दिया, उसमें से 72 है जो हिंदी के हैं। ठीक है, और बाकी के दूसरी भाषाओं से लिए गए साहित्य के। ठीक है, अब यहाँ से जो मुख्य 2 प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने पूरे बताने की चेष्टा की है, यहाँ से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी पुस्तक है, ठीक है, वो कौन सी है? तो अपने जो भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज को ले लेते हैं, और वहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसका अपन देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला देखिए, अगला है ठाकुर शिव सिंह सेंगर की। अच्छी तरह से देखिए, एक बार आप इसे याद कर लीजिए। ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना है, उसका नाम क्या है? कई बार इसमें क्या विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ से कहाँ से प्रश्न बनेंगे उसे मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। बस ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो बिल्कुल मेरा विश्वास करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। आपको हिंदी के अंतर्गत सर्वोत्तम देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपने यदि मेरे वीडियो को शानदार ढंग से 1-2 बार देख लिया तो प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आपका हिंदी साहित्य में से एक भी प्रश्न गलत जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर कह देना, सर आप कह रहे थे हिंदी साहित्य में आपके चैनल में से प्रश्न आएंगे। बिल्कुल आएगा, जब भर्ती के एग्जाम हो जाएंगे तब मैं आपको खुद को शेयर करूंगा और बताऊंगा कि देखिए यही से आया है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया होता तो आपके सारे प्रश्न सही होते। तो देखो, दूसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले हैं दूसरे, वो है, और किसी भारतीय विद्वान का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखने का सर्वप्रथम प्रयास है, वो किसने किया था? तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से। किस नाम से किया था? शिव सिंह सरोज नाम से। ये पुस्तक कब प्रकाशन हुई थी? इसका रचनाकाल, तो रचनाकाल आप जैसे कि देख रहे हो 1878, बिल्कुल 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। सर आप तो 1883 लिख रहे हो, कोई बात नहीं, पहले एक बार 1878 में ये प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन कुछ कमियां या त्रुटियां रह गई थी, इसलिए उस कमियों और त्रुटियों को उसमें सुधार करके इसका पुनः प्रकाशन कब कराया गया? 1883, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखने वाले विद्वान कौन है? तो वो है शिव सिंह सेंगर, और रचना का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, शिव सिंह सरोज। ठीक है, अब इस रचना का प्रकाशन कब हुआ? रचना कब प्रकाशित हुई? तो 1883। अब जो विशेष विद्यार्थी है वो जरूर एक बात ध्यान रखे, वैसे इसका प्रकाशन 1878 कब हुआ? 1878 में प्रकाशन हो चुका था, लेकिन उस प्रकाशन में क्या थी? कमियां थी। क्या थी? कमियां रह गई थी या त्रुटियां रह गई थी। क्या रह गई थी? त्रुटियां रह गई थी। उसका सुधार करके पुनः प्रकाशन कब हुआ था? 1883। तो 1883 में जो प्रकाशित हुई थी वो एकदम शुद्ध थी। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न बनता है यहाँ से, वो इस रचना का प्रकाशन कहां से हुआ था? प्रकाशक कौन है? तो ये आप ध्यान रखें, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ था। अब अगला जो प्रश्न है वो इंपोर्टेंट बनता है, वो क्या बनता है? तो वो आप जरूर नोट रखें। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो शिव सिंह सरोज नाम से शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, उसमें कुल कितने कवियों का जीवन चरित्र या विवेचन किया हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है 1000 से बाहर। ठीक है, लेकिन आपको करेक्ट फिगर बताता हूं मैं, 1000 कितना हो जाएंगे? 1003, बिल्कुल 1003। कितने हैं? 1003।
कवियों, ये याद रखें कई बार पूछा जाता है, कवियों या लेखकों का, कवियों या लेखकों का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र इसमें दिया गया है। 1003 ये याद रखें, इस ग्रंथ में शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का जीवन चरित्र। इसमें देखो और क्या कहां से प्रश्न बन सकते हैं, इसमें कवियों या लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल और रचना काल का उल्लेख है इसमें, ठीक है। इस ग्रंथ के अंतर्गत इंपोर्टेंट क्या थी, इसके अंतर्गत जन्म काल, ये प्रश्न बन सकता है, जन्म काल, रचना काल, 1000 कवियों का रचना काल, जन्म काल, रचना काल और क्या, रचना काल और मृत्यु काल, जन्म काल, मृत्यु काल और रचना काल, ये ध्यान रखें, मृत्यु काल, मृत्यु काल, इनका विवेचन किया गया था इस ग्रंथ में। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वो सारे अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध है। हालांकि इन्होंने कहा था जन्म काल, रचना काल और मृत्यु काल के बारे में बहुत अच्छी तरह से इन्होंने विवेचन किया था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो अविश्वसनीय है। तो आप ध्यान रखना, ये अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है। हालांकि इन्होंने किया था लेकिन वो अविश्वसनीय है, परफेक्ट नहीं है, गलत माना जा रहा है, लेकिन इन्होंने एक प्रयास किया था जन्म काल, रचना काल और इसके बारे में, ठीक है। अब इस ग्रंथ में से कहां से और प्रश्न बन सकते हैं, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। एक प्रश्न और इसकी कमियों में बन सकता है कि इसमें कौन सी कमियां थी, तो ध्यान रखना, इसमें जो कमियां थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हो गया। अब देखो इसमें जो कमियां हैं उनको देख लेते हैं, वो कमियां क्या थी। तो जो कमियां हैं उसमें पहली कमी क्या थी, इस ग्रंथ के अंतर्गत जो पहली कमी है वो, जैसा कि है परीक्षा में कई बार प्रश्न बनता है, वो काल विभाजन का कोई आधार नहीं। इन्होंने भी काल विभाजन का कोई भी, जैसे ग्रेसन ने, वैसे इन्होंने काल विभाजन का बिल्कुल आधार ही नहीं रखा, ठीक है ना, सीधे सीधे कवियों का विवेचन दे दिया, यानी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया इन्होंने, कोई प्रयास नहीं, ये ध्यान रखें, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं, ठीक है। दूसरी जो कमी इस ग्रंथ में मानी जाती है वो मानी जाती है, इसमें कवियों के कालक्रम के स्थान पर क्या, हिंदी वर्णमाला क्रम को अपनाया गया। क्या अपनाया गया, हिंदी वर्णमाला क्रम अपनाया गया। अब जो ये कमियां है मोटी, जो इसे हिंदी साहित्य का इतिहास मानने में कठिनाई पैदा करती है, वो क्या है कि इन्होंने कालक्रम के हिसाब से कवियों का विवेचन नहीं किया, और किससे किया, हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से इन्होंने हिंदी कवियों का विवेचन किया। जैसे अ नाम से आने वाले कवियों को पहला ले लिया, आ नाम से आने वाले को बाद में ले लिया, क नाम से आने वाले को पहला ले लिया, और जो एक विशेष कालक्रम या परिस्थिति उसके आधार पर इन्होंने कवियों का विवेचन नहीं किया। तो ये भी एक बड़ी कमी मानी जाती है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में इसमें से प्रश्न बन जाता है कि जो शिव सिंह सरोज है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। एक और घटनाओं का जो तीसरा मोटा है, इन्होंने क्या किया, घटनाओं का जो संकलन किया है वो अपने मनमाने ढंग से कर दिया। तो ये बनता है घटनाओं का संकलन। ये याद रखें आप, कई बार अवसद में प्रश्न बन सकता है। घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से कर दिया इन्होंने, इसलिए ये हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वसनीय रूप से नहीं माना जाता। तो घटनाओं का संकलन इन्होंने मनमाने ढंग से किया, ठीक है, और प्रसंगों को अपने हिसाब से इन्होंने इधर उधर कर दिया। बस हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है ठाकुर शिव सिंह सेंगर का, वो रचना ध्यान रखें शिव सिंह सरोज है। कब हुई रचना काल, 1883। अगर विशेष पूछ लिया जाए तो 1878 में इसका प्रकाशन हो गया था, लेकिन कमियों त्रुटियों को पुनः प्रकाशित कब हुई थी, 1883 में। आप ये जरूर याद रखें। ये कहां से प्रकाशित हुई थी, नवल किशोर प्रेस लखनऊ उत्तर प्रदेश से इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। इसके अंतर्गत कुल कितने कवि हैं, तो कवि आप ध्यान रखना, इस पुस्तक के अंतर्गत कवि या लेखक कितने हैं,
कवि या लेखक, ये जरूर कई बार प्रश्न बनता है। कवि या लेखक कितने लिए? तो 1003, लगभग 1000 कवियों का संकलन, ठीक है। और वो किस हिसाब से किया है? हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से, ये ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला क्रम को अपनाया है, काल क्रम का बिल्कुल इसमें ध्यान नहीं दिया गया। हो क्या? मोटा मोटा एक और ले लेते हैं अपन, ठीक है। अगला देखिए, अगला शिव सिंह सेंगर का हो गया। अगला देखते हैं, अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जॉन अब्राहम गियर्सन। यहां से जरूर 100% हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बनता है, तो आप इसको ध्यान से अच्छी तरह से देखें। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कहां कहां से प्रश्न बनने के चांस है। सबसे पहले तो जॉन अब्राहम गियर्सन की पुस्तक या रचना का नाम क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे हो, एक बार अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। रचना का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। अब ये प्रकाशित कब हुई थी? रचना काल क्या है? तो 1888 इसका रचना काल है। कब है? 1888 है। लेकिन एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, ये याद रखें, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन कब हुआ? स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, तो वो आप ध्यान रखें 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में। क्यों? क्योंकि जैसा कि यह नीचे दे रखा है, इसका प्रकाशन कैसे हुआ? द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में, तो पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन 1888 को हो गया था। लेकिन मूल पुस्तक के रूप में, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन कब हुआ? प्रश्न आ जाए तो 1889 ईस्वी में इसका एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? अब देखो यहां से जो प्रश्न बनता है, ये तो मोटा मोटा ये हो गया। अब एक जो अपने हिंदी के विद्वान हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ठीक है ना, वो कहते हैं सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का यदि सर्वप्रथम इतिहास किसी ने लिखा है वो डॉक्टर अब्राहम गियर्सन या जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है। ये कौन मानते हैं उसे जरूर नोट कर ले आप, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन है? डॉक्टर किशोरी लाल, इसे याद रखें, डॉक्टर किशोरी लाल कौन है? गुप्त। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त है। इन्होंने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी किया, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त कहते हैं कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में, क्या कह रहे हैं? सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसे माना है? ये प्रश्न कई बार बनता है, ठीक है। क्या बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ को माना है? तो आपको ध्यान रखना, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक को, ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास माना है। अब अगला क्या बनेगा? ये रचना किसकी है? तो जॉन अब्राहम गियर्सन की। अब इंपॉर्टेंट एक और, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जो रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका हिंदी में अनुवाद किया है, तो ये जरूर देख ले आप, इन्होंने क्या किया है किशोरी लाल गुप्त का, ठीक है। चलो आगे वाले पेज में ले लेते हैं वापस। ये द जॉन अब्राहम गियर्सन, ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कब प्रकाशित हुई? 1888। ये पुस्तक के रूप में कब हुई? तो 1889 ईस्वी। ये जरूर आप याद रखें, 1889 ईस्वी में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो मैंने कहा है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ये याद जरूर रखें, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त है। इन्होंने सच्चे अर्थों में, किशोरी लाल गुप्त ने क्या कहा है कि सच्चे अर्थों में, ये याद रखें, सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? सच्चे अर्थों में। तो वो ध्यान रखना, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो गियर्सन की पुस्तक है, उसे डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त कहते हैं सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का
इतिहास है। ठीक है, अब किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया था इस पुस्तक का, ये प्रश्न बन सकता है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था, वो कब किया था, वो जरूर आप ध्यान रखें, कब किया था। ये प्रश्न कई बार बनता है। ठीक है, वो कब किया था, थोड़ा सा देख लीजिए आप। गर्मी बहुत है, फैन चालू करते हैं तो क्या होता है, नॉइस आ जाती है। ठीक है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कुछ गर्मी का उपाय यहाँ पर हो सके। ठीक है ना। तो किशोरीलाल गुप्त ने गिरीशन की पुस्तक का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से कब किया, वो आप ध्यान रखें, नवंबर, ये याद जरूर रखें, मैं सन नवंबर अच्छी तरह से देखें, नवंबर 1957। कब हुआ, नवंबर 1957 ईस्वी में हिंदी अनुवाद किसका, द मॉडर्न वर्नाक्युलर या जॉर्ज गियर्सन की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया। ठीक है, यह प्रश्न बन सकता है किस नाम से किया, तो नाम ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास। किस नाम से कहा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किस नाम से किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो आप ध्यान रखें, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, प्रथम इतिहास। बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा जो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो बस अच्छी तरह से देखो, यहां से प्रश्न ये बनेगा कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने गियर्सन की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया, कब किया, तो आप नवंबर याद नहीं रहे तो 1957 ईस्वी में। किस नाम से किया, ये जरूर याद रखें, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पुस्तक किसकी है, किशोरीलाल गुप्त की। ये पुस्तक किसकी है, किशोरीलाल गुप्त की। इस पुस्तक में क्या है, गियर्सन की पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन कब हुआ, जैसा कि 1889 ईस्वी में। 1888 में इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन बंगाल की एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था, ये जरूर आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में है, तो गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन किस भाषा के, अंग्रेजी। तो इस पुस्तक का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में हुआ, ध्यान रखें। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आयरलैंड से, जैसा कि देखो कहां से हुआ, द रॉयल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कहां से हुआ, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये ध्यान रखें। ठीक है, इस पुस्तक का प्रकाशन एक पत्रिका विशेषांक के रूप से। ठीक है, और मूल रूप से 1889 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। विशेष, मैंने कहा था इस वीडियो में मैं कुछ विश्लेषण वाली बातें करूंगा। विशेष कहां से, मैं लेखक को या पेपर सेटर को अपन चैलेंज करेंगे, बड़ा इसमें से प्रश्न कहां से बनता है, हमको सब याद है। और अच्छी तरह से मेरे वीडियो को यदि आपने देख लिया अच्छी तरह से, तो बिल्कुल आपके ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब ये अंग्रेजी भाषा में। अब अगला जो प्रश्न है, इसके अंतर्गत कुल कितने कवि हैं, तो आप ध्यान रखें, इसमें कितने कवि हैं, तो कवि लिए गए हैं, कवि कितने हैं, 952। कुल कितने कवि है, 952 कवियों का जीवन चरित्र है। केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है। एक अच्छी चीज है, वो क्या है, इसमें केवल हिंदी कवियों को, 952 है ना, इसमें केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना, केवल हिंदी कवियों को, केवल हिंदी कवियों को स्थान, इस ग्रंथ के अंतर्गत केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। ठीक है, अब हिंदी कवियों में आप ये मत समझ लेना, इसमें संस्कृत के कवि नहीं लिए गए हैं, पाली भाषा के कवि नहीं लिए गए हैं। ठीक है, और प्राकृत भाषा के कवि नहीं लिए गए हैं, ये नहीं है। केवल हिंदी भाषा के, पाली, संस्कृत या प्राकृत भाषा के कवियों को इस ग्रंथ में कोई स्थान नहीं दिया गया है। 952 जो कवि है वो सारे के सारे हिंदी के कवि लिए गए, इसे आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है ना, और अच्छी चीज है इसमें कालक्रम अनुसार ये ग्रंथ लिखा गया। हालांकि कालों का विवेचन सही नहीं किया है अपन, हिंदी साहित्य का जो काल
कालक्रम पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरह से विवेचन कर लेंगे। अभी इसमें जहां से इस पुस्तक में से प्रश्न बन सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। यानी कालक्रमानुसार इसका विवेचन हुआ है इसके अंतर्गत। हालांकि सही कालक्रम नहीं है, लेकिन पहली बार सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है, तो सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विवेचन पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना, ग्रेसन की जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, इसके अंतर्गत कालक्रम के अनुसार विवेचन हुआ है। और अच्छी चीज क्या है ये ध्यान रखें इस रचना की, पहली बात तो ये अच्छी ये है कि कालक्रम के अनुसार, काल कर्मानुसार कवियों का विवेचन हुआ इसमें, ठीक है। दूसरी अच्छी बात क्या है, इस ग्रंथ के अंतर्गत काल कर्मानुसार केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया है, ये याद रखें, हिंदी कवियों को स्थान, हिंदी कवियों को लिया गया है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, यहां से जो वर्नाक्युलर लिटरेचर जॉर्ज ग्रेसन की पुस्तक में से प्रश्न बन सकते हैं, जीवन चरित्र के साथ साथ बहुत अच्छी चीज युगीन परिस्थिति एवं प्रवृत्तियों को स्थान दिया गया है। क्या है इसके अंतर्गत, कवियों के जीवन चरित्र, कवियों या लेखकों के, ये इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह से देखना, कवियों या लेखकों के, ये प्रश्न बन सकता है जीवन चरित्र के साथ साथ, ये याद रखें जीवन चरित्र के साथ साथ और क्या चाहिए हुई इसमें, युगीन प्रवृत्तियों, ये याद रखें युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी किया गया है। परिस्थितियों का विवेचन भी, इसमें परिस्थितियों का विवेचन भी अच्छी तरह से हुआ है, इसलिए ये हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाने लगा था, ठीक है ना। तो युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का भी अच्छा विवेचन किया गया है। हिंदी कवियों का इसमें संस्कृत, पाली या प्राकृत के कवियों को नहीं लिया गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो जरूर आप देख ले, वो क्या है, वो है इस पुस्तक के अंतर्गत, ये देख लिया आपने, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ये अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए क्योंकि कई बार अवश्य में से प्रश्न इस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे अपन एक चीज और, इस ग्रंथ की रचना में कितने ग्रंथों को आधार ग्रंथ के रूप में माना ग्रेसन ने, तो वो अपन लिख देते हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बस ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो खत्म कर देंगे, चाहे साहित्य के अपन को 50 वीडियो क्यों नहीं बनाने पड़े, छोटे छोटे बनाएंगे, क्योंकि काफी विद्यार्थियों की मांग आती है सर आपके वीडियो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, लेकिन करें क्या, ज्यादा विश्लेषण करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप बस जुड़े रहे मेरे साथ, आपको सर्वोत्तम देने की गारंटी मेरी है, ठीक है। आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं होती तब तक अपने वीडियो समाप्त होने वाले नहीं है, ठीक है। तो देखो ये रचना ध्यान रखें 1888 में, ठीक है, एक पुस्तक के रूप में 1889 में हिंदी अनुवाद किसने किया था, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, थोड़ा सा ध्यान रखना। उस पुस्तक का नाम क्या रखा था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कब किया था, 1957 ईस्वी, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो कि भाई इस ग्रंथ को लिखने में कितने ग्रंथों को आधार माना, ठीक है। तो जो ग्रेसन है, ग्रेसन ने 10 रचना को आधार, 10 जो रचना है उनको आधार ग्रंथ माना, रचना 10 रचना को आधार ग्रंथ के रूप में माना था, बस आधार ग्रंथ 10 रचना को आधार रूप में लिया और फिर इस वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न हिंदुस्तान की रचना की थी। अब वो 10 रचनाएं कौन कौन सी है जिसको आधार रूप में, आधार ग्रंथ के रूप में, 10 रचना को आधार ग्रंथ के रूप में, यहां से कई बार रूप में अपनाया, यहां से कई बार प्रश्न बन जाता है, तो इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा देख लीजिए। अब वो ग्रंथ कौन कौन से हैं तो वो अच्छी तरह से आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखो इसमें सबसे पहला जो आधार ग्रंथ माना वो अपने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जो फ्रेंच भाषा में है वो कौन सा, इस्तवार दला, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, इस्तवार दला लिटरेचर लिख देता हूं, इस्तवार दला लिटरेचर, इस्तवार दला लिटरेचर ए एंदुई
ए हिंदुस्तानी। ये याद रखें। सबसे पहले तो इसको आधार रूप में माना, ठीक है, जो किसकी है, गाडसा दत्ताशी की रचना है, उसको आधार माना। दूसरी किसको आधार माना, तो दूसरी है जो वो अपना हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने वाले रचना शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज, उसको दूसरा आधार माना, ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट, तीसरी जो रचना है आधार रूप में इन्होंने अपनाई और अपना ग्रंथ लिखा, वो है भक्तमाल नाभादास की। वो क्या है, भक्तमाल। भक्तमाल, अब ये यहाँ पर आप याद करते हो करें कि भक्तमाल किसकी है, तो ध्यान रखना नाभादास की। नाभादास की भक्तमाल रचना को भी आधार रूप में माना। चौथी रचना किसको माना है आधार रूप में, तो आप हमेशा ध्यान रखें गोसाई चरित्र, बेणी माधव दास का गोसाई चरित्र है, याद रखें 10 रचना गोसाई चरित्र। अब ये गोसाई चरित्र किसकी रचना है, तो आप ये भी याद रखें बेणी माधव दास, बेणी माधव दास की जो रचना है उसको आधार ग्रंथ के रूप में मानते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी भाषा में ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा था, ठीक है ना। उसके आधार ग्रंथ अपन लिख रहे हैं, आधार ग्रंथ का विवेचन कर रहे हो, ठीक है। इसमें चौथा ये हो गया। पांचवी रचना कौन सी है, तो पांचवी रचना देखिए, पांचवी रचना जो जैसे कि मेरे को याद आ रही वो है कालिदास हजारा। कौन सी है, कालिदास, इसे याद जरूर रखें, कालिदास हजारा, कालिदास हजारा। अब ये कालिदास हजारा पुस्तक किसकी है, तो ध्यान रखना कालिदास, कालिदास त्रिवेदी की या तिवारी की, कालिदास तिवारी की रचना है। किसकी रचना है, कालिदास तिवारी की। ये तो होगी 5 रचनाएं। अब 5 रचनाएं अपन अलग भाषा में देख लेते हैं, ठीक है। 5 ये हो गई 5 रचना अच्छी तरह से। अब छठी रचना कौन सी है, छठी है काव्य संग्रह, काव्य संग्रह छठी रचना है काव्य संग्रह। इसे भी आधार रूप में मानकर इन्होंने ग्रंथ लिखा। ये किसकी है, तो याद रखना पंडित महेश दत्त की रचना है, ठीक है ना, काव्य संग्रह। छठी रचना कौन सी है, नहीं 5 ये हो गए ना, सॉरी ये हो गई छठी, या वापस देख लेते हैं। ये हो गई छठी, छठी मैंने बता दिया आपको काव्य संग्रह, ठीक है। अब 7वीं रचना है, 7वीं रचना है श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह। ये याद रखें श्रृंगार संग्रह, ये कई बार पूछी जाती है। श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह किसकी है, तो आप ध्यान रखना सरदार कवि की। श्रृंगार संग्रह किसकी है, सरदार कवि की रचना है श्रृंगार संग्रह। 8वीं रचना कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, ये सुंदरी तिलक। कौन सी है, सुंदरी तिलक, ये इंपॉर्टेंट है, सुंदरी तिलक। अब ये सुंदरी तिलक रचना किसकी है, तो याद रखना हरिश्चंद्र की रचना है सुंदरी तिलक। हरिश्चंद्र की रचना का नाम है सुंदरी तिलक। 8 हो गई। 2 रचना और देख लीजिए, 2 रचना और है। नववीं रचना है वो है विचित्रो उपदेश। कौन सी है, विचित्रोपदेश। ये रचना कैसी है, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, कक्षछेदी तिवारी की। किसकी है, कक्षछेदी, ये याद रखें कक्षछेदी तिवारी की रचना है, ठीक है। और कालिदास हजारा किसकी है, तिवारी नहीं त्रिवेदी करते हैं, कालिदास त्रिवेदी की रचना है कालिदास हजारा। यहाँ थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है तो आप इसमें सुधार कर दें। यहाँ क्यों विचित्रो उपदेश है, यहाँ कालिदास त्रिवेदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालिदास त्रिवेदी हो जाएगा। और विचित्रो उपदेश है कक्षछेदी त्रिवेदी की। और 10वीं रचना में यहाँ लिख रहा हूं अच्छी तरह से, वो है राग कल्पधूम। कौन सी है, कृष्णानंद व्यास की राग कल्पधूम, राग कल्पद्रुम। ये रचना याद रखें, ये किसकी है, कृष्णानंद व्यास की, कृष्णानंद व्यास की रचना है, ठीक है।
अब ये 10 रचनाओं का आधार लेकर इन्होंने ये रचना लिखी थी अच्छी तरह से। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? हालांकि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक इतिहास ग्रंथ है और लेखक है कहाँ से बन सकते हैं उसको लेने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन साहित्य का टॉपिक मैं बहुत ही शानदार आपको कराऊंगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद साथियों।